हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 4। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चौथा चैप्टर क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी जो है ना वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों की एक परत पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो एक ऐसी वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। मतलब वायुमंडल एक ऐसी वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। देखिए, यहाँ पर बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहा जाता है। इसके अभाव में क्या होगा कि धरती इतनी ठंडी हो जाएगी जिस पर रहना असंभव होगा। किंतु जब कारखाने और कार के धुएं से ये अधिक मात्रा में इसका स्तर जो है बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो फिर तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जो बर्फ़ है वो पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में क्या होगा कि इसके कारण जलवायु से अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे हमारे जो पौधे एवं पशु हैं वो लुप्त हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। अब देखिए, अगले हम डिस्कस करते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का यहाँ पर देखिए संगठन की बात की गई है। तो वायुमंडल, जैसा कि आप जानते हैं, वायुमंडल जो है वो अनेक गैसों का एक मिश्रण होता है। देखिए, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम तथा कुछ अदर गैसेस पाई जाती हैं। और देखिए, इन गैसों के अलावा वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे धूल कण भी पाए जाते हैं एवं जलवाष्प भी उपस्थित होती है। देखिए, वायुमंडल में अगर इन गैसों की मात्रा की बात करूं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो आपकी नाइट्रोजन है 78% तथा दूसरे नंबर पर आपकी ऑक्सीजन 21% और तीसरे नंबर पर आर्गन जो कि 0.93% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अदर जो गैसें हैं वो 0.04% में अदर जितनी भी अन्य सभी गैसें हैं वो आती हैं। नाइट्रोजन जो है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। हमारे लिए तो नाइट्रोजन इतनी यूज़फुल नहीं होती, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन को वो चेंज कर देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होगा, इसका संतुलन बिगड़ेगा और एक प्रकार से ये देखा जाए तो हमारे लिए हानिकारक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि वायु जब गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु जो होती है वो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब देखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं संगठन के बारे में पढ़ा। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बेसिकली विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है आपकी पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी से ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल जो है ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई देखिए 13 किलोमीटर, और जो हम सांस लेते हैं वो हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं।
मौसम की लगभग जितनी भी सभी घटनाएं होती हैं मौसम से संबंधित, वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, इसलिए जो यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो है ओजोन गैस की परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं गैसों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा है आपकी मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो इसी परत में आने पर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है आयन मंडल। और रेडियो संचार के लिए जो इस परत का उपयोग होता है, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगें हैं वो इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। पांचवी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। देखिए मौसम एवं जलवायु, मौसम क्या है और जलवायु क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मौसम वह है जो मतलब वायुमंडल के देखिए प्रत्येक घंटे व दिन प्रतिदिन की स्थिति, मतलब वायुमंडल की एक प्रकार से देखा जाए तो क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है, ये देखिए यहाँ पर। और अगर बात करें हम जलवायु की तो मतलब जो मौसम का जो है किसी लंबी समय अवधि में औसत जो है वो कहलाता है जलवायु। तापमान, वायुमंडल का जो तापमान होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वायुमंडल की वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण जो होता है उसको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। और देखिए आतपन जो है वो एक, आतपन क्या है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अब तापमान के वितरण को कैसे ही प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेते हैं आतपन कहलाती है। यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है उसको सूर्यातप या आतपन बोलते हैं। आतपन यानी सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है, ये जो है घटती है। अब देखिए वायुदाब क्या है। वायुदाब मतलब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है तेज़ी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। यानी वायुदाब क्या होता है, ऊपर जाने पर घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो यानी कि अगर तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और वहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हमें दिखाई देता है। देखिए एक याद रखेंगे, इफेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है आगे अगली कक्षाओं में। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी वो जो वायु होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। देखिए पवन, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसको पवन कहते हैं। पवनों को देखिए अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है। स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और मौसमी पवनें, ये पवनें जो हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें और मौसमी पवनें। और स्थानीय पवनों की बात करें तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए हम स्थल एवं समुद्र समीर को देख सकते हैं। देखिए गर्मियों में जो है वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में शुष्क स्थानीय पवन चलती है, जैसे लू कहते हैं।
तो आज के अध्याय में देखिए हम एक टॉपिक और रह गया, आर्द्रता, इसको पढ़ लेते हैं। आर्द्रता क्या होती है बेसिकली? तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी वाष्प में परिवर्तित होता है, तो ये जलवाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इस जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में ज़्यादा समय लग सकता है, ये हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है। बादल जो होते हैं वो इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होते हैं और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में जो गिरने वाला वर्षण होता है उसको वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ज़्यादातर जो भूमि का जल है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा और पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इससे हमें जो है वो जल प्रदान होता है, प्राप्त होता है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप जो हैं वो हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की एक परत, उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो नाइट्रोजन से और आपका ऑक्सीजन से। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? जैसा कि मैंने बताया, CO2। वर्षा के 3 प्रकार: संवहनी वर्षा और पर्वत वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा। वायुदाब क्या है? सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। आप आसानी से इसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। और ये कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी जो है बादल विहीन है? समताप मंडल। जब देखिए वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। देखिए आज का अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।